वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। नमस्कार, इंडियन ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे बेसिकली सॉइल के बारे में। सॉइल क्या है? तो सॉइल बेसिकली अगर बात करें तो सॉइल इज ए डायनामिक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो बेसिकली सॉइल जो है, मृदा क्या है? तो जैविक और अजैविक तत्वों का एक मिश्रण होता है और इसके अंदर पोटेंशियल होती है, इसके अंदर क्षमता होती है पौधों को ग्रो करने के लिए। वो इसे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो सॉइल है वो हमारे अर्थ क्रस्ट की, यानी हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसकी सबसे जो अपर लेयर है जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसी क्रस्ट का जो सबसे अपर पार्ट होता है उसको सॉइल कहा जाता है। सॉइल बेसिकली बात करें तो सॉइल का जो नेचर है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका पेरेंट रॉक कौन सा है, उसका मूल पदार्थ कौन सा है। इनिशियल स्टेज में बात करें तो इनिशियल स्टेज में हमारा अर्थ जब बहुत बड़ा एक गर्म आग का गोला था और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा हुआ, उसके बाद जाकर के ये प्रॉपर आज के शेप में आ पाया। उसके बाद से जाकर के एक लंबे टाइम के बाद जाकर के ये रॉक्स यानी चट्टानों के रूप में इसका अपर लेयर पड़ा रहा और बाद में जाकर के जब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करने लगे तो तब जाकर के ये सॉइल बना हमारा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस सॉइल की, तो इस सॉइल को बनाने में बात करें तो पेरेंट रॉक का रोल होता है, नेचुरल वेजिटेशंस का रोल होता है, क्लाइमेट का रोल होता है, उसके बाद जाकर के रिलीफ फीचर्स यानी कि जो उचावच होते हैं उसका रोल होता है, और उसके साथ साथ टाइम यानी एक लंबा समय भी लगता है इस सॉइल के फॉर्मेशन में, इस मृदा के निर्माण में। बेसिकली जो वो साइंस जिसमें इस सॉइल की स्टडी की जाती है, यानी द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, यानी कि पेडोलॉजी का मतलब होता है वो विज्ञान जिसमें मृदा यानी सॉइल की स्टडी की जाती है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के सॉइल की, चूंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन सॉइल में अगर देखें तो टोटली जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसने इंडियन सॉइल को बेसिकली 8 पार्ट में, 8 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी सॉइल्स के बारे में जानेंगे। ये 8 टाइप, उनके क्या नेचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे उनका एक्सटेंट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है, उसका नाम है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो सॉइल जो नदी ने बहा करके लाए हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ बता दूं कि नदी के साथ साथ अगर देखें तो इंडिया में जो कुछ माउंटेन वैली है, जैसे कि कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो होता है वो रिवर डिपॉजिट नहीं होता है बल्कि ग्लेशियल डिपॉजिट होता है। यानी हिमनद या ग्लेशियर जब पिघल करके पहाड़ों से आती है तो वो अपने साथ मिट्टी को काट करके लाती है और वो नीचे वैली यानी घाटी में इकट्ठा करती है। कश्मीर वैली में इसी मिट्टी को कहा जाता है करेवा, ये भी एलुवियल सॉइल की ही तरह होता है। और वहाँ पे कश्मीर वैली में इसमें देखें तो इसमें सेफ्रॉन यानी केसर की खेती की जाती है कश्मीर वैली में। ठीक है, उसके अलावा देखें तो जो एलुवियल सॉइल है उसका जो बड़ा रूप देखने को मिलता है वो इंडिया में मिलता है बेसिकली रिवर डिपोजिशन से। हिमालय और उसके बाद जाकर के अदर सोर्सेज से आने वाले बहुत सारे जो रिवर होते हैं, जब माउंटेन एरिया से आती है तो वो इरोजन करती है, यानी अपर्दन करने का काम करती है, यानी मिट्टी को काटने का काम करती है। जब ये मिट्टी को काटती है और उसके बाद जाकर के ये मिट्टी को काट करके ये कहाँ पे लाती है, तो ये वैली में लाती है, घाटी में इकट्ठा करती है, और उसके अलावा ये मैदान में इकट्ठा करती है और ये सागर के किनारे जाकर के डेल्टा तक बनाने का काम करती है ये। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हजारों साल से जो ये रिवर्स है, ये क्या कर रही है, तो ये मिट्टी को काट रही है, मिट्टी को काट करके ये ला रही है, और मिट्टी को काट करके लाने के साथ साथ ये क्या कर रही है, तो ये वहाँ पे इकट्ठा कर रही है। कहाँ पे, तो ये सागर के किनारे भी, मैदान में भी इकट्ठा कर रही है। बेसिकली इससे डिपोजिशन, जहाँ पे पहाड़ों पे ये नदी जब पहाड़ों पे मिट्टी को काटती है तो उसे कहा जाता है इरोजन, और उसके बाद जाकर के उसे ढो करके जब वो आगे बढ़ती है तो उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और जहाँ पे इकट्ठा करती है जिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन यानी कि अवसादीकरण। और इससे जो मिट्टी बनती है उसको अवसादी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि पानी उसको अपने साथ बहा करके ला रही है।
अगर इसके एक्सटेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो टोटल इंडिया का जो एरिया है वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का एरिया है और उसमें 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो इंडिया में 44% से भी ज्यादा एरिया में, यानी हमारे इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 44% यानी 44% से भी ज्यादा रीजन में ये सॉइल पाया जाता है, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल बेसिकली दो तरह के होंगे। इस तरह से इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में है और ये बेसिकली दो तरह से होते हैं। एक होता है वो एरिया जहां पे हर साल पानी आकर के इकट्ठा होती है, वाटर लॉगिंग होती है, और जब वो पानी सूखती है या पानी वापस चली जाती है तो वहां पे एक नया लेयर बनता है, इसको कहते हैं खादर। तो खादर बेसिकली उस रीजन में होंगे जहां जो फ्लड प्रोन एरिया होगा, जहां पे बाढ़ आएगी, और जहां पे बाढ़ आएगी वहां पे खादर बनेगा, राइट। और कुछ ऐसे रीजन है जहां पे हजारों साल से नदियों ने मिट्टी इकट्ठा कर दिया, लेकिन अब उसकी एक प्रॉपर हाइट हो चुकी है और वहां तक नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर वहां तक नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि अब वहां पे फ्लड नहीं आएगी और ये जो मिट्टी है वो पुरानी होने लगेगी। और ये जो पुरानी मिट्टी होगी, ये जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होगा, इसी को कहा जाएगा बांगड़, यानी कि इसी को कहा जाएगा ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन कहने का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान की बात करें तो एक इंसान के शरीर में बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है ताकि वो बेहतर काम कर सके। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है उसके बॉडी को सही ढंग से ग्रो करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, राइट। ठीक उसी तरह मिट्टी को भी अगर फसल मिट्टी में उगाएंगे तो उसे बहुत सारे खनिज तत्व यानी मिनरल्स चाहिए जो वो पौधे को देगी और पौधा उससे ग्रो करेगा। यानी कि अगर कोई पौधा तभी ग्रो कर पाएगा वो मिनरल उस मिट्टी में है, और वो मिनरल अगर उस मिट्टी में नहीं है तो इसका मतलब वो कोई पौधा जिसको मिनरल की जरूरत है वो उस मिट्टी में बेहतर ढंग से ग्रो नहीं कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल के कंपोजिशन की बात कर ले अगर, यानी इसके संगठन की बात कर ले, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, किस किस में ये रिच है। ठीक है, तो इस मिट्टी की अगर बात करें तो पोटास में, और उसके बाद जाकर के फास्फोरस वगैरह सब में, और लाइम यानी कि चूना पत्थर वगैरह सब की बात करें तो ये ठीक ठाक इस मिट्टी में होता है। चूना यानी कि लाइम, तो चूना भी और पोटास भी बेसिकली देखे, और फास्फोरस भी कहीं कहीं पे एलुवियल सॉइल में ठीक ठाक मिल जाता है। तो ये जो मिनरल्स है ये इसमें सफिशिएंट होते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पोटास की जरूरत पड़ जाती है, नहीं तो बाकी जगह पे फास्फोरस पर्याप्त है। और उसके बाद जाकर के लाइम यानी चूना की बात करें तो ये सफिशिएंट होता है इस मिट्टी में। अब बात करते हैं कि कमी क्या होती है, पोर किस में होता है, ये कमी कौन कौन से मिनरल्स की होती है। तो इस मिट्टी में जो सबसे ज्यादा कमी हो जाती है वो कमी हो जाती है ह्यूमस की। अब आप बोलेंगे ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस इज ए ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द टॉप सॉइल, यानी मिट्टी के ऊपर का जो एक ऑर्गेनिक लेयर होता है, जैविक परत होता है, उसको कहा जाता है ह्यूमस। बेसिकली इसमें होता क्या है देख लीजिए इस ह्यूमस में। तो इस ह्यूमस में होता यह है कि जैसे कि कोई मिट्टी अगर आप देखेंगे तो उसका एक बाइट लेकर के जब आप उसको माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो उसके सबसे ऊपर जैसे केक की अलग अलग परत होती है, वैसे इसकी जो सब 3-4 अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देंगे, कहीं पे 3 कहीं पे 4 भी दिख सकता है। तो उसमें से जो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु वगैरह सब दिखेंगे। और उसके अलावा आपको कृमि यानी केचुए वगैरह सब भी दिखेंगे, बहुत सारी प्रजाति केचुओं के भी उसमें आपको दिखाई देंगे। ये सब के सब डीकंपोजर होते हैं और ये मिट्टी के सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं और सॉइल को प्रोटेक्ट प्रदान करते हैं। यानी ऊपर की जो मिट्टी है उसमें ये ह्यूमस की जो परत होती है ये नीचे के मिट्टी को क्या होता है तो डेजर्टिफिकेशन से बचाता है, यानी कि उसके मरुस्थलीकरण जो कहते हैं जिसको डेजर्टिफिकेशन, उससे ये उसको बचाती है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्यों कमी हो जाती है एलुवियल सॉइल में, तो आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमस लेयर होती है और इसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको फसलों के डंठल, पत्ते, पेड़ पौधे के पत्ते, डंठल या सड़ी गली चीजें जो होती है, फसल के अवशेष, घास फूस वगैरह सब, वो जो सड़ते हैं वही इनका भोजन होता है, इन कृमि का, इन जीवाणुओं का। अगर उनको ये पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो ह्यूमस लेयर बेहतर बनेगा, और अगर इनको पर्याप्त मात्रा में ये नहीं मिलेगी तो ह्यूमस लेयर बेहतर हमारा नहीं बन पाएगा। अब नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है,
तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा खेती हो रही है और खेत के चक्कर में हम लोगों ने ज्यादातर पेड़ पौधे जंगलों को काट दिया। तो हमें घास फूस पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह सब डंठल सब सड़ने के लिए इस मिट्टी को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इनके जो ह्यूमस लेयर में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन नहीं मिल पाता है, और जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, तो ये लेयर पुअर रह जाएगी। तो ये हमारी खूबी है। कभी कभी आपको याद होगा कि आपने अपने आसपास के रीजन में ऐसे देखे होंगे कि कुछ किसान जब फसल काटते हैं तो फसल की जड़ से लेकर के उसकी जो डंठल होता है ऊपर का, उसके कुछ इंचेस खेत में छोड़ देते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, उसको वो आग लगा देते हैं। बेसिकली होता है, आपको क्या बता दूं कि ये जो डंठल छोड़े जाते हैं, ये डंठल मिट्टी में सड़ करके खेतों में ह्यूमस प्रोवाइड करा सकती है अपर लेयर को, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि इसको सड़ने में टाइम लगता है और किसानों के पास चूंकि समय नहीं होता है तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मिट्टी में सड़ करके ह्यूमस की लेयर बनाना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे खाना ज्यादा मिलेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा लेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, खेतों में जो होते हैं वो उसमें आग के हवाले कर देते हैं और वो जो डंठल होती है वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, और इस राख में अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर पड़ती है तो मिट्टी में बहुत तेजी से सड़ करके ह्यूमस लेयर बनाने का काम करती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन का काम करती है। इसीलिए कई बार देखेंगे तो आप पराली जला दिया जाता है किसानों के द्वारा, हालांकि उनको ये साइंटिफिक चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं पता होता है, लेकिन एक रीजन ये भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कमी इस मिट्टी में क्या पाई गई, तो इस मिट्टी में कमी पाई गई ह्यूमस। दूसरा अगर बात करें तो इस मिट्टी में कमी क्या होती है, तो दूसरा इस मिट्टी में कमी होती है, कुछ एरिया में फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसके लिए वो क्या होता है, तो सुपर फास्फेट वगैरह सबका यूज कर लेते हैं किसान। और कुछ जो है ज्यादातर मिट्टी में ये देखा गया हमारे एलुवियल सॉइल में, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट कमी है वो है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन का वो फॉर्म जो मिट्टी में पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की बेसिकली जो कि नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, उसकी कमी हो जाती है एलुवियल सॉइल में। अब सवाल है कि उसकी कमी क्यों हो जाती है, तो आपको एक चीज बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन खूब ज्यादा है और एलुवियल सॉइल जिस रीजन में जहां पे जलोढ़ मिट्टी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अनाजों की खेती की जाती है, यानी साल में कम से कम 2 अनाज तो जरूर उपजाए जाते हैं, चावल या गेहूं, चावल के साथ गेहूं या चावल के साथ जौ, या फिर अगर आप देखेंगे तो बाजरे के साथ जौ या बाजरे के साथ गेहूं। तो इस तरह से साल के 2 सीजन यानी कि खरीफ में भी और रबी में भी अनाज की खेती की जाती है। जितने भी अनाज होते हैं उन अनाज की क्या खूबी होती है, आपको बता दूं कि इन अनाज को पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। अब इनको नाइट्रोजन, जैसे कि अगर आपने धान की खेती की या बाजरे की खेती की खरीफ में और 3 से 4 महीने उसने क्या किए, तो खेतों से नाइट्रोजन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जाकर के अगर उसमें गेहूं की खेती करेंगे तो उस गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं पूरा करने का। तो एक तरीका ये होता है कि आप रबी की फसल ना करें, अगर आप खरीफ की फसल कर रहे हैं तो रबी की फसल में वो फसल ना करें जिसको नाइट्रोजन की जरूरत है, बल्कि वो फसल करें जिसको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, जैसे कि चना, मटर, मसूर या दाल वगैरह सब। पल्सेस के साथ क्या होता है कि जो पल्सेस होती है वो क्या करती है, ना सिर्फ उनको जमीन से नाइट्रोजन नहीं चाहिए बल्कि वो नाइट्रोजन उल्टा स्टोर करने का काम करती है, क्योंकि जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ में जो होती है राइजोमियम नाम का एक बैक्टीरिया पनपता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में उसको रिच करते रहता है। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में चावल और गेहूं को मिला करके ही फूड सिक्योरिटी हमारा पूरा होता है, यानी हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है उसको चावल और गेहूं दोनों चाहिए, तब जाकर के लोगों को दोनों टाइम चावल और रोटी मिल पाएगा, नहीं तो अनाज की कमी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग दाल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे करके ज्यादातर क्या करते हैं, चावल के बाद गेहूं करते हैं। हाँ, कुछ रीजन में दाल, मटर, मसूर वगैरह सब भी किया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जब क्रॉप रोटेशन नहीं होगा और एक ही टाइप के क्रॉप बैक टू बैक होंगे तो नाइट्रोजन की कमी हो ही जाएगी। अब इसको दूसरा तरीका दूर करने का था कि इस खेत को परती छोड़ दिया जाए। परती कहने का मतलब है कि एक फसल कर लिया और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया रेस्ट करने के लिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साल में 2 फसल तो कम से कम लेंगे, और अगर एलुवियल सॉइल में ही अगर हम लोग 2 या 3 फसल नहीं लेंगे तो फिर देश को अनाज का आयात करना पड़ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तीसरा एक और तरीका जो अपनाते हैं किसान, चूंकि हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से नाइट्रोजन को ऐड करने की कोशिश करते हैं, और वो नाइट्रेट के रूप में, और उसी ही आप यूरिया कहते हैं। कई किसानों को आप देखते होंगे जब गेहूं की खेती
खेती होती है तो सिंचाई के बाद वो जो यूरिया का छिड़काव करते हैं, मतलब यूरिया को खेतों में वो करते हैं, ठीक है, डालते हैं, चूंकि दाने आते हैं, नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाता है और जो दाने वाले यूरिया होता है उसको खेतों में बिखेरा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पानी में घुल करके मिट्टी को नाइट्रेट प्रदान करता है, पौधा जड़ से खींच करके उसे नाइट्रोजन के रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में, और पौधे अपने आप को क्या करता है, ग्रो कर पाता है। पिछले दिनों इसमें सुधार ये हुआ है कि नैनो यूरिया आ गई है, आप लोग को पता होगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में है और जिसका स्प्रे किया जाता है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसी को हम लोग अपना रहे हैं, यानी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग यूरिया का यूज कर रहे हैं। यूरिया का बेटर यूज हो इसीलिए हम लोग नैनो यूरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं सॉइल की नेचर, कंपोजिशन तो हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल का नेचर क्या होता है। तो बाय नेचर एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल, ठीक है। अगर बात करें तो प्रकृति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और ये भारत के लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट भरने में सक्षम है, ठीक है। तो ये इसके हो गए। अब जाकर के रिकमेंडेड क्रॉप्स की बात कर ले तो इस मिट्टी में लगभग सभी फसल हो सकती है, यानी कि ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे अगर देखें तो अगर जलवायु वहां पे ठीक है, यानी पानी पर्याप्त है और धूप अगर देखें या टेम्परेचर पर्याप्त है, जिस पौधे को जितना टेम्परेचर चाहिए, तो इसमें आप कोई भी फसल को आप उगा सकते हैं। इस तरह से ये सभी फसल को सपोर्ट करने वाली ये इंडिया की सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, ठीक है। अब जाकर के हम लोग नेक्स्ट सॉइल की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो इंडिया का नेक्स्ट सॉइल है वो ये है, वो हमारा है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल बेसिकली अगर देखें तो इंडिया पे 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, और ये इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा रीजन में फैला हुआ सॉइल है। बेसिकली ये जो है वो बेसाल्टिक लावा से बनी है। जब इंडिया में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, जो क्रैक्स पड़ रही थी, दरारें पड़ रही थी, उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, लगातार ज्वालामुखी निकल रही थी, और इन ज्वालामुखी के निकलने से जो लावा चारों तरफ फैल रही थी, उसी लावा से क्या हुआ, तो उसी लावा के वही लावा जब ठंडा हो गया तो ये चूंकि लाल था और ये जब ठंडा हुआ तो ये काले रंग का हो गया, और इससे बेसाल्ट रॉक यानी बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। बाद में जाकर के क्लाइमेट की वजह से ये क्रैक करते गए, इससे सॉइल बने, और इससे जो सॉइल बने उसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, तो इस मिट्टी में कॉटन यानी कपास जो होती है उसकी बहुत बेहतर खेती हो पाती है, और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपासी मृदा कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। और इस सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, चूंकि ये सेल्फ प्लगिंग होती है इसीलिए इसको रेगर या रेगुर भी कहा जाता है। ये खुद से चिट-चिट करके टूटते रहते हैं। अब अगर इसके एक्सटेंट की बात कर ले, इसके विस्तार की बात कर ले, तो इंडिया में ये गुजरात के कुछ एरिया में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, महाराष्ट्र के मोस्टली एरिया में पाई जाती है। थोड़ी बहुत जो है ये ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो ये कर्नाटका में है, थोड़ा सा तमिलनाडु तेलंगाना का एरिया, थोड़ा सा कर्नाटक के रीजन में है, और साउथ इंडिया के ज्यादातर जो डेक्कन एरिया है वहां पे ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इस सॉइल की कंपोजिशन की बात कर ले, इस मिट्टी की बात कर ले कंपोजिशन की, तो ये एल्यूमिनियम में, आयरन में, मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा रिच होता है, यानी इसमें एल्यूमिनियम नाम का खनिज, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो मिनरल्स है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर किसी पौधे को ये मिनरल चाहिए तो उसे आसानी से मिल जाएगा इसमें, लेकिन इसमें कमी भी होती है। ये जो सॉइल होती है बेसिकली ये भी पोर होती है किसमें, ह्यूमस और नाइट्रोजन में भी, और यहाँ पे भी ह्यूमस और नाइट्रोजन जो कम होता है वो सेम रीजन होता है। लगातार अगर आप अनाज की खेती करेंगे तो नाइट्रोजन की कमी होगी, और अगर आप पेड़ पौधे कम से कम अगर घटती चली जाएगी तो ह्यूमस की कमी होगी। उसके बाद नेचर की बात करें तो ये भी एक फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसके सबसे बड़ी जो नेचर होती है प्रकृति वो ये होती है कि ये सेल्फ प्लगिंग होती है, यानी खुद धूप के दौरान चिट-चिट करके टूटते रहती है और अपने आप से जुताई हो जाती है इस खेत की। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जहां तक फसलों की बात करें तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है कॉटन, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे रसीले वाले फल की खेती हो सकती है, इसमें कॉटन के अलावा गन्ना की भी खेती हो सकती है, इसमें प्याज भी हो सकता है, और भी बाकी सारे फसल अपनी जरूरत के अनुसार जो वहां पे किसानों को जरूरत होती है वो बहुत सारे फसलों की खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के इंडिया के थर्ड सॉइल की बात कर ले तो इंडिया का जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो सॉइल है उसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल यानी लाल एवं पीली मृदा। तो जो रेड एंड येलो सॉइल है इसका भी एक्सटेंट अगर देखें इंडिया में, इसका भी विस्तार देखें तो 5.16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, यानी इंडिया की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है ये,
ठीक है। अगर बेसिकली इसकी बात करें, इसके कंपोजिशन की बात करें बेसिकली, तो ये बना कैसे है, तो ये बेसिकली ग्रेनाइट और नीस नाम के जो रॉक्स होते हैं उनके टूटने से और उनके मेटामॉर्फिज्म से, उनके रूपांतरण से, उनके टूटने फूटने से बनी हुई है। ठीक है। इस मिट्टी की अगर एक्सटेंट की बात कर ले, इसके विस्तार की बात कर ले, तो थोड़ा सा एरिया राजस्थान का होगा, थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया होगा, और उसके बाद जाकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी के कुछ एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट के भी एरिया में कुछ एरिया में है। साउथ में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला के कुछ एरिया में ये लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। इस सॉइल के कंपोजिशन की बात करें तो ये सॉइल भी आयरन में बहुत ज्यादा रिच होता है, यानी इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो इस मिट्टी में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के अलावा ह्यूमस की भी इस सॉइल में कमी होने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद जाकर के इसके नेचर की बात करें तो ये बेसिकली जो ये सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, उसकी बात करें, इसका जो नेचर होता है, तो ये सॉइल फर्टाइल होती है कब, जब इसमें आप इसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का आप यूज करते हैं, तो ये सॉइल जो है वो फर्टिलिटी इसकी मेंटेन रहती है और उसके बाद जाकर के इसमें प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो पाता है। ठीक है। अगर मेन क्रॉप्स की बात करें तो इस रीजन में अगर देखें तो बहुत सारे जो है वो मोटे अनाज की खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है, तंबाकू की खेती की जाती है। कुछ रीजन में ऑन डिमांड जैसे लोकल लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी किया जाता है। तो ये है रेड सॉइल के फीचर्स। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट सॉइल अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो नेक्स्ट जो सॉइल है हमारा वो है माउंटेन सॉइल, यानी पर्वतीय मृदा। माउंटेन सॉइल बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो हमारा हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन के माउंटेन एरिया में आपको इस तरह के सॉइल देखने को मिलता है, जिसको माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे माउंटेन में भी वो रीजन जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर हो और जहाँ पे पेड़ पौधे भी हो, वहां पे ये सॉइल बनती है। और इस सॉइल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप देखेंगे तो कहाँ से, तो ये शुरू होगी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में ये वाली सॉइल हमारी पाई जाती है। इस सॉइल की अगर बात करें तो इसका जो अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसके कंपोजिशन में ये होता है कि ये सॉइल बेसिकली रिच होती है सबसे ज्यादा किसमें, तो ये सॉइल जो है फॉरेस्ट सॉइल और इसको माउंटेन सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल जो बेसिकली रिच होती है वो रिच होती है किसमें, ह्यूमस में, यानी इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है। और इतनी ज्यादा ह्यूमस होती है, पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं और वो पत्ते जो होते हैं वो सड़ नहीं पाते मिट्टी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो सड़ नहीं पाते उनके पत्ते, तो यहाँ पे ये सॉइल जो है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है। ये इसका नेचर होता है इस सॉइल का, और रिच होती है ये ह्यूमस में, लेकिन इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो कम हो जाते हैं और जिसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इस मिट्टी में खेती करनी है तो हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्रॉप्स की बात कर ले या इसमें पौधे की बात कर ले तो वो डिपेंड करेगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। अगर वो ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पे चाय बागान वगैरह सब हो सकते हैं। अगर वो टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पे वॉलनट यानी अखरोट होंगे, वहाँ पे केसर होंगे, या फिर वहाँ पे एप्पल वगैरह सब की फार्मिंग हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहाँ पे चाय के बागान लगाए जाएंगे। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो नेक्स्ट जो सॉइल है हमारा वो है डेजर्ट सॉइल, यानी मरुस्थलीय मृदा। बेसिकली डेजर्ट सॉइल इंडिया में अरावली जो हिल है हमारी उसके वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, और थोड़ा सा एरिया पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा, और उसके बाद मोस्टली राजस्थान का एरिया, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात का जो नॉर्दर्न रीजन है उसको मिला करके यहाँ पे ये डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसकी खूबी यह है कि पुराने समय में ये एलुवियल सॉइल ही था और लगातार ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ, पेड़ पौधे काट लिए गए, इसीलिए इसका डेजर्टिफिकेशन हुआ और आज ये पूरा एरिया डेजर्ट बन चुका है। इस सॉइल की अगर बात करें तो ये सॉइल जो होगा नेचर में, तो इसमें भी अगर देखें तो इसमें लाइम और पोटास पाया जाएगा, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होगी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे तो जैविक तत्व यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है। जीवाश्म वगैरह सबकी इसमें कमी हो जाएगी, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस भी इस मिट्टी में कम पाई जाएगी। इस सॉइल के नेचर की बात कर ले तो ये सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन इसकी फर्टिलिटी तभी आपको दिखेगी जब यहाँ पे इरिगेशन के सोर्सेज डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो ज्यादा बारिश होती नहीं है, कुछ एरिया में तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो डेजर्ट में खेती जनरली इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। आपने देखा होगा कि पंजाब में, जैसा कि मैंने कहा था कि पंजाब में जब हरिके के पास
ब्यास और सतलुज नदी मिलती है, तो वहां पे एक बैराज बनती है, हरिके बैराज, और वहां से एक कैनाल निकाली गई है जिसको इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, और जो राजस्थान तक आती है। और राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज के डेट में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है और वहां पे अच्छी खासी जो खेती हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो इरिगेशन, यानी यहाँ की सॉइल में कमी नहीं थी। तो बेसिकली अगर इस सॉइल का जो नेचर होगा वो ये होगा कि इफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल सॉइल बिकेम प्रोडक्टिव, यानी कि अगर यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया जाए या अवेलेबल है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। तो ये इसका नेचर होगा। अगर आप देखेंगे तो पानी के और सिंचाई के ही अकॉर्डिंग जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे गेहूं चावल की भी खेती कर रहे हैं लोग, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की कम फैसिलिटी है वहाँ पे बाजरे की खेती करते हैं राजस्थान में, और उसके अलावा दाल, मिर्ची या बहुत सारे कुछ मसाले की भी खेती यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग नेक्स्ट सॉइल की बात करें अगर इंडिया के, तो वो ये है, वो है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल बेसिकली बुचनन नाम के एक स्कॉलर ने इसकी स्टडी की थी और उसने इसका नाम रखा था लेटेराइट सॉइल। जब हम लोग वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं और बेसिकली जो केरला का मालाबार कोस्ट है वहां पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। सबसे पहले मानसून वहां पे एंटर करती है और सबसे लास्ट तक वहां पे वर्षा होते रहती है। इस तरह से वहां पे बात करें तो जो रेनी सीजन होती है, जो वर्षा का सीजन होता है, वो बहुत लंबा खिंच जाता है और बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। बारिश की बड़ी बड़ी बौछारें यहाँ पे बरसती है, बड़ी बड़ी बूंदें बरसती है। आपको एक चीज बता दूं कि जैसे हम लोग बात करें तो एक सॉइल का एक टुकड़ा ले ले और उसे जब हम लोग बाल्टी में घोलते हैं तो आप देखेंगे तो मिट्टी बाल्टी में पानी में अगर घोलते हैं तो आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो जाता है। कुछ चीजें आप देखेंगे तो पानी में घूमता रहता है, यानी लटक करके कुछ बहुत देर तक, और कुछ चीजें नीचे बैठ जाती है। तो बेसिकली जो एक सॉइल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है जो पानी में घुल जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्ले, और उसी के अंदर उसके बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा जो पानी में तैरते रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सिल्ट, और उसके बाद जा करके जो तो थर्ड वाला जो पार्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, तो वो होता है वहां पे रेत वगैरह सब मान के चलिए। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे सिलिका यानी रेत। ठीक है, तो जो रेत के दाने होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो सिल्ट होगा, जो मीडियम वाले होंगे वो पानी में बहुत देर तक तैरते रहते हैं, और जो उसका क्ले वाला पार्ट होता है वो पानी में घुल करके उसके कलर को चेंज कर देता है। तो सॉइल का भी कंपोजिशन ऐसा ही होता है, जो उसमें जो सिल्ट वाला पार्ट, जो क्ले वाला पार्ट होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो सॉइल को ग्रो करने में मदद करती है। लेकिन एक मिट्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्ले होगा तो वो मिट्टी सूखने के बाद हार्ड हो जाएगी और उस पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि पौधे के जो जड़ है जो बहुत कमजोर होते हैं शुरुआत में, वो नीचे नहीं जा पाएगी हार्डनेस की वजह से। तो एक बेटर सॉइल उसको माना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल का मतलब होता है कि जिसमें क्ले भी हो और जिसमें क्या हो, तो जिसमें सिल्ट और सिलिका भी हो। तो सिल्ट और सिलिका क्या काम करती है, तो वो जो ये लोमी सॉइल के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या वो जो उसके क्ले होते हैं उसको आपस में वो हार्ड से चिपकने नहीं देते हैं। सूखने के बाद उनके बीच में गैप बन जाती है। जैसे कि अगर हम लोग मिट्टी ले ले और रेत को मिला दे तो वो जो है वो आसानी से चिपकेगी नहीं, और उससे क्या होगा, उनके बीच में रेत की जो साइजेस होंगे वो उसके बीच में गैप बना देगी, उसमें ऑक्सीजन होगा, उसमें बैक्टीरिया आराम से रह सकते हैं जो सॉइल को रिच करता है। लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है वो गड़बड़ होने लगती है केरला में जब मूसलाधार बारिश होती है। तो केरला में जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो बारिश की तेज बौछार की वजह से क्या होता है, तो अपर जो क्ले पार्ट होता है अगर देखेंगे तो वो ऊपर ही रह जाता है, लेकिन तेज मूसलाधार बारिश की वजह से ये जो रेत होते हैं उसका जो सिल्ट वाला पार्ट होता है और सिलिका वाला पार्ट वो क्या होता है, तो वो पानी के साथ बूंद के साथ बह करके नीचे चला जाता है। और उसके बाद जाकर के जब दोबारा तुरंत धूप निकल आती है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो फिर जब धूप पड़ती है तो वो इवेपोरेट हो जाती है पानी, और उसके बाद जाकर के क्या होता है, तो नीचे चली गई उसकी रेत और ऊपर रह गई क्ले। और ये क्ले जब हार्ड होती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और ये जनरली फसलों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाती। इस पूरे के पूरे प्रोसेसिंग का जब स्टडी किया था बुचनन ने, तो उसने इसका नाम रखा था, इस प्रोसेस का नाम रखा था लीचिंग। तो लीचिंग वो प्रोसेस होती है जब सिलिका जो होता है वो डाउनवर्ड्स जाती है, नीचे चली जाती है, और ऊपर क्या बच जाता है, तो ऊपर बच जाती है सिर्फ क्ले। और उस क्ले में आयरन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से जब वो सूखता है तो वो लोहे की तरह हार्ड होने लगती है वो मिट्टी, और उस मिट्टी में जनरली अनाज वाली फसल नहीं हो पाती है। इस पूरे प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। यानी लीचिंग का जो प्रोसेस है उसी से लेटेराइट सॉइल बनती है, और लेटेराइट सॉइल उसी रीजन में बनेंगे या लीचिंग उसी रीजन में होगा जहां अल्टरनेट रूप से क्या होगी, तो बारी बारी से या तो बहुत धूप पड़ेंगे या बहुत तेज मूसलाधार बारिश होगी। तो नेचर इस सॉइल का क्या होगा, तो नेचर इस सॉइल का ये अगर आप देखेंगे तो ये सॉइल जो होगा वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा क्रॉप्स के लिए, जनरली खास करके फूड ग्रेन के लिए। कंपोजिशन की बात कर ले तो अपर पार्ट में आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा पाई जाएगी, इसमें रिच होगा ये। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ह्यूमस
मिनरल्स वगैरह सब बह जाती है, तो इसीलिए ह्यूमस की कुछ रीजन में कमी हो जाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह सबकी इसमें कमी होने लग जाती है। अब अगर इसमें बात करें तो अगर ये यूजफुल नहीं भी है तो फिर इसमें करेंगे क्या, चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग बागान वाली खेती करेंगे या बागान वाले फसल उगाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रबड़ के बागान यहाँ पे मिलेंगे आपको, उसके अलावा कॉफ़ी के बागान यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके अलावा टेपियोका जिससे साबूदाना बनता है उसकी भी खेती यहाँ के लोग करते हैं। थोड़े बहुत अनाज उपजा लेते हैं, लेकिन अनाजों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है ये वाला सॉइल, जिसको हम लोग लेटेराइट सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है इंडिया में ICAR के अकॉर्डिंग, वो है पीट सॉइल। बेसिकली पीट सॉइल होता क्या है कि जो दलदल वाले एरिया होते हैं, तो जो दलदल वाले एरिया होते हैं जिसमें लंबे टाइम तक पानी इकट्ठा रहती है, और उसके बाद जब वो पानी सूखती है तो उसके बाद जो मिट्टी दिखाई देती है उसको कहा जाता है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स कम होते हैं, इस पर अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की गई है, और ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है इस पीट सॉइल की बात करें तो। ठीक है, पीट सॉइल पे बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट जो सॉइल की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सॉइल जो है वो है सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल। सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल का मतलब होता है लवणीय और क्षारीय मृदा। बेसिकली आपको बता दूं कि एलुवियल सॉइल के ही रीजन में कहीं कहीं पे देखा जाता है कि किसी किसी खेत में बहुत ज्यादा खेतों के ऊपर नमक दिखाई देने लगते हैं, नमक के दाने। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक्सेस इरिगेशन की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा सिंचाई होती है और खास करके नहर के पानी से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, तो नहर के पानी में जो हल्की सी नमक होती है, हालांकि नमक बहुत ज्यादा नहीं होता है नदी के पानी में जिससे नहर निकाली गई है, लेकिन वो जो हल्का नमक होता है वो भी जब खेतों में पानी आता है तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगी, लेकिन वो नमक रह जाएगी। और ये कई साल से अगर आप नहर से सिंचाई करेंगे खेतों की, तो फिर खेतों में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, सैलिनिटी और एल्केनिटी बढ़ने लगती है। इसका पीएच वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ जाती है, और उसके बाद जाकर के इसका पीएच वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ करके 7 से ऊपर पहुंच जाती है, और सॉइल बहुत ज्यादा सेलाइन हो जाती है। ऐसे वाले मिट्टी की बात कर ले तो इस मिट्टी की नेचर देखें तो इसमें कुछ और एरिया, इसका एक्सटेंट की भी बात कर लेते, इसके विस्तार की भी बात कर लेते। तो इसका जो विस्तार है बेसिकली वो गुजरात के अगर बात करें तो रण ऑफ कच्छ एरिया में मिलती है। उसके बाद जाकर के ऐसी मिट्टी की बात कर ले तो पंजाब हरियाणा में जहां पे एक्सेसिव इरिगेशन होता है, यूपी में भी, बिहार में भी कुछ रीजन में पाई जाती है। उसके अलावा सुंदरबन के डेल्टा और डेल्टा के आसपास एरिया में कई बार समंदर का जो वो आती है, टाइड्स आती है, तो टाइड से नमक वाला पानी अंदर घुस जाता है, और जब पानी सूख जाती है तो नमक रह जाता है, तो इससे भी यहाँ के सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जैसे बहुत सारे मिनरल्स इसमें लवण वाले पाए जाएंगे। और किसी भी खेत में बहुत ज्यादा नमक होगा तो वो पौधे को गला देगी, यानी अगर आप कोई खेती के लिए कोई अगर बीज बोते हैं तो उसका पौधा या तो तैयार ही नहीं होगा, और अगर वो तैयार हो गया तो नमक जैसे उसको ज्यादा मिलेगी वो गल जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी, यहाँ पे बेसिकली ह्यूमस की कमी हो जाती है यहाँ वाले मिट्टी में। तो नेचर क्या होगा, तो जनरली ये फर्टाइल नहीं होगी, लेकिन इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, तो इस मिट्टी को फिर से क्या करेंगे, तो फिर से इसको फर्टाइल बना के लिए इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा होती है या एल्कलिनिटी ज्यादा होती है, या सॉइल बहुत ज्यादा अगर ये हो जाता है, एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल का मतलब होता है 7 पीएच वैल्यू, और जनरली जो क्रॉप्स होती है वो 6.5 से 7 पीएच वैल्यू के बीच की जो सॉइल होगी उसमें बेहतर ढंग से खेती हो सकती है। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे, तो सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सॉइल में जिप्सम मिलाएंगे। जिप्सम मिला करके सॉइल की ट्रीटमेंट करेंगे, और जब वो सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर हम लोग खेती करेंगे। एक और तरीका होता है, उसमें हम लोग कुछ ये बायो फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, और बायो फर्टिलाइजर को उसी खेत में पहले उगाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ढेंचा। तो ढेंचा वगैरह सबकी बीज आते हैं, उसकी खेती करेंगे, और उसी को काट करके खेत में उसको हरे खाद के रूप में छोड़ देंगे, और उसके बाद जाकर के कुछ साल के बाद सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रोसेस में लंबा समय लग जाएगा। जैसा कि अगर आप सुंदरबन डेल्टा के रीजन में जाएंगे तो वहां पे किसी के खेत में अगर गलती से भी टाइड का पानी उछल के आ जाता है तो 3-3 साल तक उस खेत में फसल होती ही नहीं है। 3-3 साल लग जाता है उसको सॉइल को न्यूट्रल करने में। तो ये एक कमी है इस सॉइल में। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो इस रीजन में भी कुछ फसल उगाते हैं। खास करके कुछ लोग चारे की खेती करते हैं, जो खास करके जो जानवर वगैरह सब है उनको खिलाने के लिए चारे की खेती करते हैं। और उसके अलावा कुछ रीजन में लोग थोड़ी बहुत चावल की भी खेती कर रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ पे पानी अवेलेबल है, सुंदरबन डेल्टा के आसपास रीजन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
ये वाली हमारी हो गई कौन सी, सेलाइन या एल्केलाइन सॉइल। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो हमारे इंडिया में पाए जाने वाले सॉइल्स है, ये मेजर सॉइल्स है और यही सॉइल जो है वो इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। आज अगर इंडिया वर्ल्ड में व्हीट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री बन पाया है और राइस का सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद मिल्क का नंबर 1 है, मिल्क में भी इंडिया नंबर 1 है। ये सारे के सारे इसीलिए क्योंकि इस मिट्टी में हमें विभिन्न प्रकार के फसल और चारे की खेती हम लोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया यहाँ तक पहुंच पाई है। अब उसके बाद जाकर के बात करें तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस सॉइल में, इन सॉइल्स में कुछ ना कुछ कमी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि सॉइल्स की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉइल जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो सबसे अपर पार्ट है वो कुछ सेंटीमीटर तक है, उसे ही सॉइल कहेंगे। पूरे जमीन के अंदर के पार्ट को सॉइल नहीं कहा जाएगा और सॉइल को बनने में एक लंबा समय लगता है, इसीलिए ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। पिछले दिनों इस नेचुरल रिसोर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुई है। हमारे जो इंडिया की सॉइल है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रही है और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।